हम लोग आज से पढ़ेंगे रिजिड बॉडी काइनेमेटिक्स। और ये पूरा का पूरा जो रिजिड बॉडी का काइनेमेटिक्स है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही नियम से जुड़ा हुआ है। चाहे हम लोग बात करें रिजिड बॉडी के, वेलोसिटी की, रिजिड बॉडी के, एक्सेलरेशन की, वो सब का सब हमें सिर्फ और सिर्फ एक रूल से ही प्राप्त हो जाता है। और वो रूल बहुत ही सिंपल सा है, वेक्टर आर ए माइनस वेक्टर बी, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट होता है, दिस इज इक्वल टू कांस्टेंट। और इसी रूल पे हमारा पूरा का पूरा रिजिड बॉडी काइनेमेटिक्स बाहर निकल जाता है। इसी में हमारा रिजिड बॉडी का डेफिनेशन भी छुपा हुआ है, रिजिड बॉडी का एक्सेलरेशन भी छुपा हुआ है और रिजिड बॉडी का वेलोसिटी भी छुपा हुआ है। सारा का सारा कुछ मात्र इस एक रूल पे ही डिपेंड करता है। तो कैसे करता है, हम लोग वेलोसिटी कैसे निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन कैसे निकाल सकते हैं, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं अपनी रिजिड बॉडी काइनेमेटिक्स के जर्नी। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं रिजिड बॉडी होता क्या है। तो देखिए, तो रिजिड बॉडी का मतलब होता है कोई भी कठोर सब्सटेंस, कोई भी कठोर पदार्थ। क्या ये सही है? नहीं सही है। देखिए, सपोज कीजिए हमारे पास कोई भी ये 3D में या 2D में कोई भी ऑब्जेक्ट है। अब हम लोग करने क्या वाले हैं कि इसमें कोई भी दो पॉइंट चूज कीजिए। ये रहा हमारा कोऑर्डिनेट, और मान लेते हैं कि इसमें एक पॉइंट है, देखिए ए पर बैठा हुआ है, और इसका जो पोजीशन वेक्टर है उसको हम लोग मान लेते हैं आर ए। और जो दूसरा पॉइंट है ये देखिए पॉइंट बी पे बैठा हुआ है, ये देखिए, और इसका पोजीशन वेक्टर हम लोग मान लेते हैं आर। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? ए से बी की ओर जो लाइन जा रहा है, जो वेक्टर जा रहा है, इसका वैल्यू हो जाएगा वेक्टर आर बी माइनस वेक्टर आर। अब रिजिड बॉडी का जो डेफिनेशन है वो कहता है कि ये जो वेक्टर है, देखिए ए और बी, मतलब ए के रिस्पेक्ट में बी का पोजीशन या फिर बी के रिस्पेक्ट में ए का पोजीशन, यानी कि वेक्टर आर बी माइनस वेक्टर आर, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो होना चाहिए कांस्टेंट। मतलब कुछ भी कर लो, ये पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का, ये देखिए मॉड का मतलब होता है डिस्टेंस, ठीक है, ए और बी के बीच का ये जो लीनियर डिस्टेंस है ये कभी चेंज नहीं होना चाहिए। और यदि चेंज नहीं हो रहा है तो ये जो बॉडी है हमारा रिजिड बॉडी कहलाता है। तो हमें इस रिजिड बॉडी का निकालना है वेलोसिटी, ठीक है, मूव करेगा तो किस प्रकार से मूव करेगा। तो हम लोग इसी दो पॉइंट को पकड़ के इसका पूरा का पूरा जो है आज हम लोग मोशन का एनालिसिस करने वाले हैं। तो देखते हैं क्या क्या रिजल्ट हम लोग को निकलता है। तो चलिए हम लोग इसका प्रयोग करके निकालते हैं वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का डेफिनेशन क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इज कॉल्ड वेलोसिटी। मतलब हम लोग को सिंपल सा इसका करना पड़ेगा टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन करते हैं तो देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो देखिए हमारे पास जो रूल है वो रूल क्या कह रहा है कि मॉड ऑफ वेक्टर आर बी माइनस वेक्टर आर ए बराबर कांस्टेंट। अब ये देखिए दो वेक्टर का मॉड है, हम लोग को निकालना है डिफरेंशिएशन। और जब हम लोग वेक्टर का मॉडुलस निकालते हैं तो मॉडुलस बहुत ज़्यादा जो है ना मेसी टाइप का हम लोग को इक्वेशन देता है। रूट में देता है वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। तो हमारा जो डिफरेंशिएशन है वो काफ़ी मेसी हो जाता है। तो उसको आसान बनाने के लिए हम लोग एक वेक्टर का एक सिंपल सा रूल उठाते हैं कि यदि आपके पास दो वेक्टर है और दोनों का जो वैल्यू है वो समान है, वेक्टर ए और वेक्टर ए, जब इसका हम लोग डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो जो रिजल्ट आता है मॉड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर आ जाता है। मतलब यदि हम लोग इस जो है मॉड यहाँ पे जो दिया हुआ है इसका स्क्वायर कर दें तो हम लोग इसको लिख सकते हैं वेक्टर आर बी माइनस आर ए डॉट वेक्टर आर बी माइनस आर। तो हमारा जो डिफरेंशिएशन है वो काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है।
तो देखिए, तो हम लोग करने क्या वाले हैं, हम लोग करने वाले हैं इसका स्क्वायर लेने वाले हैं। तो देखिए मॉड ऑफ वेक्टर आर बी माइनस वेक्टर आर, इसका स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, जो भी इधर हमारा कांस्टेंट है उसका भी हो जाएगा स्क्वायर। अब ये देखो मॉडुलस का स्क्वायर मतलब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तो इसको देखिए इसे लिख सकते हैं वेक्टर आर बी माइनस वेक्टर आर ए डॉट वेक्टर आर बी माइनस आर ए बराबर कांस्टेंट का स्क्वायर। अब हम लोग करते हैं इसका टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। तो देखिए क्या रिजल्ट निकलता है, डिफरेंशिएशन ऑफ आर बी माइनस आर ए डॉट आर बी माइनस आर ए, इस पूरे का बटा में देखिए आ जाएगा डी टी और बराबर डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट का स्क्वायर बटा में देखिए आ गया डी टी। ये देखिए u डॉट v के टर्म में, और जब u डॉट v के टर्म में होता है तो इसका डिफरेंशिएशन निकालने का प्रोसेस हम लोग को पता है। पहले u को बाहर करते हैं v का डिफरेंशिएशन, और फिर सेकंड केस में प्लस में करके v को बाहर करते हैं और फिर u का डिफरेंशिएशन। और चूंकि ये वेक्टर है डॉट प्रोडक्ट में, तो हम लोग प्रोसेस सेम रखेंगे, मतलब इसका जो भी है पहले आर बी माइनस आर ए, फिर इसका डिफरेंशिएशन, सेकंड टाइम में इसका डिफरेंशिएशन, फिर इसको बाहर तो चलिए करके देखते हैं। तो पहले आर बी माइनस आर ए को बाहर किए, देखिए आर बी माइनस आर, इसको बाहर करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन डॉट डिफरेंशिएशन ऑफ आर बी माइनस आर ए बटा डी टी प्लस, फिर से देखिए पिछला बार क्या किए थे, इसको बाहर किए थे, इस बार हमको इसको बाहर करना पड़ेगा, तो पहले इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन ऑफ आर बी माइनस आर ए बटा डी टी और इनटू वेक्टर आर बी माइनस आर बराबर कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0, तो बराबर में मेरा क्या आ गया 0। अब देखिए इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे आर बी माइनस आर ए। अब इसको तोड़ो, ठीक है, आर बी को अलग आर ए को अलग, तो इसको देखिए क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर आर बी बटा डी टी माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर आर ए बटा डी टी, फिर देखिए प्लस, इसको फिर से इसी प्रकार से लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर आर ए बटा डी टी माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर आर बी आर ए बटा डी टी, और डॉट में देखिए आ जाता है हमारे पास आर बी माइनस आर ए बराबर 0। अब डिफरेंशिएशन ऑफ ये देखिए आर पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी, मतलब पोजीशन का जो टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होता है इसको हम लोग कहते हैं वेलोसिटी। मतलब डी आर बी बटा डी टी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वी भी लिख सकते हैं, और डी आर ए बटा डी टी को हम लोग लिख सकते हैं वी। तो देखिए ये हमारा बन जाता है आर बी माइनस आर ए इंटू, ये डॉट में है, इंटू वी बी माइनस, फिर देखिए प्लस, यहाँ देखिए फिर से देखिए वी बी माइनस वी ए और डॉट आर बी माइनस आर बराबर 0। अब ये देखो दो टर्म में प्राप्त हुआ और दोनों को दोनों देखिए डॉट प्रोडक्ट है, मतलब ये भी स्केलर ये भी स्केलर। तो जब दो स्केलर है तो हम लोग सिंपल इसको स्केलर के रूप में क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे 2 इंटू आर बी माइनस आर ए डॉट वी बी माइनस वी ए बराबर 0। या यहाँ से देखिए हम लोग को रिजल्ट मिल जाएगा, क्या रिजल्ट मिलेगा, इस 2 को उधर हटा दीजिए तो यहाँ से हमारा रिजल्ट मिल जाएगा आर बी माइनस आर ए डॉट वी बी माइनस वी बी माइनस वी बराबर मिल गया। देखिए हमको तो हमारे पास एक सिंपल सा कंस्ट्रेंट रिलेशन था रिजिड बॉडी के लिए कि उसके 2 पॉइंट का जो डिस्टेंस होता है वो कभी चेंज नहीं होता। तो हमने उसी को पकड़ा और इस पे हमने कुछ वेक्टर के कुछ रूल्स लगाए
और टाइम के रिस्पेक्ट में देखिए यहाँ पे डिफरेंशिएशन किया, तो डिफरेंशिएशन करने के बाद देखिए हमारे पास ये रिजल्ट मिलता है। और यही रिजल्ट जो है पूरा का पूरा रिजिड बॉडी के काइनेमेटिक्स को शुरू करें। तो ये देखिए हमारे पास देखो ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, और इसके बीच में देखो है डॉट और बराबर में आया है 0। तो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट यदि 0 तो उसका क्या मतलब निकलता है? इसका मतलब ये निकलता है जब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 हो तो इसका अर्थ ये निकलता है कि दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ये जो दोनों वेक्टर हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, मतलब A के रिस्पेक्ट में जो B का वेलोसिटी होगा वो हमेशा दोनों के जो पोजीशन वेक्टर हैं उसके परपेंडिकुलर हो। जैसे हमने अभी यहाँ पे एक फिगर को ड्रॉ किया था, उसी को हम लोग दोबारा ड्रॉ करते हैं और इस पूरे रिलेशन को समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए क्या निकलता है। हमारा जो रिजल्ट आया है वो रिजल्ट कुछ इस प्रकार से है, वेक्टर RB माइनस वेक्टर RA डॉट वेक्टर VB माइनस VA बराबर 0। और हमारा डायग्राम देखिए कुछ इस प्रकार से था, ठीक है। यहाँ पे हमारा पॉइंट A था जिसकी पोजीशन हमने मानी थी RA, यहाँ पे हमारा पॉइंट B था, इसका पोजीशन हमने माना RB, और ये देखिए B का जो है A के रिस्पेक्ट में जो पोजीशन है वो है RB माइनस RA। ये तो ये जो हमारा रिजल्ट है ये कह रहा है कि B की जो वेलोसिटी होगी वो A के परपेंडिकुलर होगा। देखो इस प्रकार से परपेंडिकुलर होगा, और A की जो वेलोसिटी है ये भी हम लोग प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। वेक्टर RA माइनस RB डॉट VA माइनस VB बराबर 0, इसको भी हम लोग डिराइव कर सकते हैं। तो ये जो रिजल्ट कहता है कि A का जो वेलोसिटी होगा B के रिस्पेक्ट में वो हमेशा इन दोनों को मिलाने वाली लाइन के परपेंडिकुलर। अब सोचिए यदि ऐसा नहीं होता तो क्या होता। सपोज करते हैं ये हमारे पास कोई रिजिड बॉडी है, कोई भी रिजिड बॉडी हो सकता है इस प्रकार से, ये देखो कोई भी रिजिड बॉडी हो सकता है। अब इसका ये पॉइंट सपोज करो जा रहा है इधर की ओर, हो सकता है ना कॉम्प्लिकेटेड मोशन हो, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मोशन हो, ठीक है। तो ये पॉइंट देखिए जा रहा है इसकी, और एक दूसरा पॉइंट है उसको हम लोग मान लेते हैं वो जा रहा है देखिए इधर की ओर, ठीक है। ये जो है कोण बना रहा θ1 और ये जो कोण है वो बना रहा θ2, ठीक है। ये हमारा पॉइंट है A, ये हमारा पॉइंट है B। तो A की जो वेलोसिटी है B के रिस्पेक्ट में इसको हम लोग लिखते हैं V1, और B की जो वेलोसिटी है A के रिस्पेक्ट में इसको लिखते हैं क्या, V2। अब जरा सा इसका हम लोग कंपोनेंट निकालते हैं। तो यदि AB को मिलाने वाली लाइन के अलावा देखिए V1 का कंपोनेंट निकालते हैं तो ये हमारा हो जाता है V1 cos थीटा, और जब इसके परपेंडिकुलर हम लोग देखिए निकालते हैं इस प्रकार से, तो परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट होता है वो हमारा हो जाता है V1 इंटू साइन θ1। उसी प्रकार देखिए इसका कंपोनेंट निकालते हैं, जब हम लोग जो है इस दोनों लाइन को मिलाने वाली, दोनों पॉइंट को मिलाने वाली लाइन के अलोंग कंपोनेंट निकालें तो ये हमारा हो जाता है V2 इंटू कॉस θ2। और जब इसके परपेंडिकुलर देखिए हम लोग निकालते हैं, इस कंपोनेंट को निकालते हैं तो ये हमारा हो जाता है V2 इंटू साइन θ2। अब देखो, अब ये रिजल्ट कह रहा है ना कि केवल और केवल V2 साइन θ2 और V1 साइन θ1 ही डिफाइंड है अगर हमारा बॉडी रिजिड है। तो ये जो V2 cos θ2 है और जो V1 cos θ1 है, इस दोनों का जो है ना सम हम लोग करते हैं तो वो 0 के बराबर होना चाहिए। मतलब इस लाइन के अलग कोई भी कंपोनेंट एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। अब एक पल के लिए मान लीजिए कि चलो B जो है A के रिस्पेक्ट में जो है इस लाइन के अलोंग रिलेटिव मोशन कर रहा है। तो रिलेटिव मोशन का मतलब क्या होता है, या तो दो पॉइंट एक दूसरे के नजदीक आएंगे
या तो 2 पॉइंट क्या करें, एक दूसरे से दूर जाएं। तो सोचो जब बी ए से दूर जाएगा तब ये दोनों पॉइंट के डिस्टेंस बढ़ेगा, बीच की जो दूरी है वो बढ़ेगा, हमारा सिस्टम डिफॉर्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। और जब बी ए के ओर जाता है मतलब दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो रहा है, कम रहा है, तो ये जो हमारा पूरा का पूरा सिस्टम है ये क्या कर जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा, या फिर इसका जो है क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा साइज छोटा देखिए होना चालू हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये हमारा पेन है, अगर इस पेन के बीच में आप कोई भी 2 पॉइंट पकड़ लीजिए, अब वो 2 पॉइंट क्या करे, एक दूसरे से दूर जाना चालू कर दे। ठीक है, देखो दूसरे से जो है क्या करते हैं, दूर जाना चालू कर दे, तो क्या होगा, हमारा पेन का जो साइज है ना ये यूनिफॉर्म नहीं रहेगा, क्या हो जाएगा, लंबा होना चालू हो जाएगा। और यदि इसके दो जो पॉइंट हमने चूज किया है इसमें से एक पॉइंट देखो इस दूसरे पॉइंट के नजदीक आना शुरू कर दे, ठीक है, मतलब इस पॉइंट, इस पेन का ये पॉइंट जो है, मान लीजिए ये पॉइंट, और इस कैप के पास आना शुरू करे तो हमारा जो पेन का लेंथ है वो देखो छोटा होना चालू हो जाएगा, तो हमारा सिस्टम रिजिड बॉडी रहा ही नहीं। जैसे हम रबड़ की बात करते हैं, रबड़ कभी रिजिड बॉडी नहीं होता है, रबड़ को जब हम लोग फैलाते हैं तो क्या होता है, फैलता है, डिफॉर्म करता है, तो रबड़ रिजिड बॉडी नहीं है, लेकिन ये पेन एक रिजिड बॉडी है। तो देखिए यहाँ पे जो है ये कह रहा है, इसका कहने का मतलब यही है कि आप लाइन के अलाउंग कभी भी रिलेटिव वेलोसिटी नहीं ले सकते, क्योंकि जब लाइन के अलाउंग आपका रिलेटिव वेलोसिटी ले रहे हो वो 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब वो बॉडी रिजिड नहीं है। तो यहाँ से निकला हमारा कंसेप्ट नंबर 1 कि रिजिड बॉडी में रिलेटिव वेलोसिटी हमेशा दोनों को मिलाने वाली लाइन के परपेंडिकुलर। ये हो गया हमारा कंडीशन नंबर या फिर 2, रूल नंबर 2। अब देखो हम लोग जो है अभी भी पूरा वेलोसिटी को देखिए हम लोग निकाले नहीं, ठीक है, हम लोग को और जनरल टर्म तक जाना है, तो चलिए कुछ और करते हैं यहाँ पे। तो कुछ और क्या करें, तो चलिए फिर से वही सिस्टम हम लोग उठाते हैं। ठीक है, हमारे पास ये देखो 3D, देखो 3D कोई सिस्टम, इसमें कोई पॉइंट है हो गया A, कोई दूसरा पॉइंट हो गया B, और A और B के जो बीच का ये देखिए जो पोजीशन वेक्टर है ये हो गया वेक्टर RB माइनस वेक्टर RB। अब A को हम लोग कर देते हैं फिक्स, A को क्या कर दो, फिक्स कर दो। तो ये जो रूल है ये कह रहा है कि भी हमेशा A के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर ही चलेगा, हमेशा परपेंडिकुलर चलेगा। तो सोचिए यदि A फिक्स हो और B परपेंडिकुलर चलेगा, हर पॉइंट पे परपेंडिकुलर होगा, इसका मतलब ये हुआ कि B जो है इस पॉइंट A के चारों ओर देखिए इस प्रकार से सर्कुलर मोशन, देखिए ये देखो सर्कुलर मोशन करेगा। A फिक्स है, B चल रहा है, और कंडीशन ये है कि B जो है हमेशा इस दोनों को जो लाइन मिला रही है वो हमेशा क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए इसका वेलोसिटी। और जब परपेंडिकुलर है इसका मतलब B जो है A के चारों ओर देखिए सर्कुलर मोशन करेगा। अब थोड़ा B को रोक दो, B को रोक दो, स्टे एकदम फिक्स कर दो, A को देखो, तो A के बारे में रिजल्ट निकल रहा है कि A का वेलोसिटी भी जो है इस लाइन के देखिए इस प्रकार से परपेंडिकुलर होगा, मतलब A भी जो है B के चारों ओर देखिए इस प्रकार से सर्कुलर मोशन। इसका मतलब ये हुआ कि आप कोई भी 2 पॉइंट उठाते हैं रिजिड बॉडी में, तो वो दोनों पॉइंट एक दूसरे के अराउंड जो है देखिए इस प्रकार से सर्कुलर मोशन करता है, ये सर्कुलर मोशन। तो यही यहां से हमारा ये रिजल्ट निकल रहा। अब जब सर्कुलर मोशन की बात आती है तो कितना एंगल रोटेट हुआ, ठीक है, तो यहां से हमारा निकलता है एंगुलर वेलोसिटी। तो ये v हमारा देखिए लीनियर वेलोसिटी है, v हमारा लीनियर वेलोसिटी है। तो लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में क्या रिलेशन है, तो हम लोग जो है जानते हैं कि लीनियर वेलोसिटी वेक्टर v बराबर होता है वेक्टर ओमेगा अक्रॉस में वेक्टर r। v क्या है, v जो है लीनियर वेलोसिटी है, ये देखो v जो चल रहा है a के रिस्पेक्ट में वो हो गया हमारा v। ओमेगा क्या है, पर सेकंड या फिर पर यूनिट टाइम में कितना एंगल चेंज किया, ये रोटेशन के समय, वो हो गया हमारा ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी। r क्या है,
तो r जो है जिसके अराउंड घूम रहा है, जिस सेंटर के अराउंड घूम रहा है, उस सेंटर से जो है इस पॉइंट की पोजीशन क्या है, मतलब सर्कुलर पाथ का जो है ये क्या है हमारा सर्कुलर पाथ का ये रेडियस है। तो यही जो है लिनियर वेलोसिटी और जो हमारा एंगुलर वेलोसिटी है इसके बीच में देखो रिलेशन, यानी कि यहां से हम लोग लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a बराबर हो जाएगा वेक्टर ओमेगा क्रॉस पोजीशन वेक्टर ऑफ b माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ a, यानी कि ba बराबर ओमेगा क्रॉस, इसको लिखते हैं ये, देखिए ये हो गया हमारा रिलेटिव वेलोसिटी का डेफिनेशन। अब यदि ये हमारा सिस्टम बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड, मतलब ये तो हमने केवल 2 पॉइंट चूज किया ना, और हमारा जो रिजिड बॉडी है इसमें इनफाइनाइट पॉइंट हो जाएंगे, ठीक है, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, बहुत सारे पॉइंट से मिल करके जो हमारा पूरा का पूरा सिस्टम बना हुआ है। तो हम लोग केवल एक पॉइंट के लिए इंटरेस्टेड है, ठीक है, केवल एक पॉइंट कैसे मूव करेगा, और यदि हमने उस पॉइंट का मोशन निकाल लिया तो मेरा पूरा का पूरा रिजिड बॉडी का काइनेमेटिक्स समाप्त हो गया। तो आइए हम लोग किसी एक पॉइंट का जो है यहाँ पे मोशन निकालने का प्रयास करते हैं। ऐसे चलो इसी का हम लोग यूज करते हैं, VB माइनस VA बराबर ये हो गया। तो मान लेते हैं हमको जो है B पॉइंट का निकालना है, तो VB बराबर इस VA को उधर लेके चल जाएंगे, तो वेक्टर VA प्लस वेक्टर ओमेगा क्रॉस वेक्टर RB माइनस वेक्टर R। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं वेक्टर B बराबर वेलोसिटी ऑफ A और प्लस में वेक्टर ओमेगा और क्रॉस में वेक्टर R। ये देखो ये निकल गया, देखिए, और जनरल रिलेशन देखो हमको मिल गया। किसी भी पॉइंट का जो हम लोग निकालते हैं वेलोसिटी रिजिड बॉडी में, आपने किस पॉइंट को अपना रेफरेंस माना? हमने यहाँ पे रेफरेंस माना था एक, कि हम जो है ए के रिस्पेक्ट में बी का वेलोसिटी निकालना चाहते हैं। तो उसमें ए का वेलोसिटी जोड़िए और वो पार्टिकल ए के अराउंड जो है कितना एंगुलर वेलोसिटी से चल रहा है उसको जो है आप जो है निकाल के जोड़ दीजिए। और जब इस दोनों को हम लोग जोड़ते हैं तो हमको पॉइंट बी का वेलोसिटी निकल, यानी कि यहाँ से एक कंसेप्ट निकला, रिजिड बॉडी का जो मोशन होता है, रिजिड बॉडी का जो मोशन होता है वो किसके बराबर होता है? वेलोसिटी ऑफ ए। आपका जो रिफरेंस पॉइंट है, रिफरेंस पॉइंट का, अब ये देखो V है, V मतलब क्या गया? ट्रांसलेशनल वेलोसिटी। रिफरेंस पॉइंट का ट्रांसलेशनल वेलोसिटी और प्लस ये देखो आपने जो रिफरेंस पॉइंट चूज किया है उसके अराउंड रोटेशनल या सर्कुलर लिखना भी सही है, सर्कुलर मोशन अराउंड रेफरेंस पॉइंट। ये देखिए, तो किसी भी रिजिड बॉडी के मोशन को हम लोग 2 अलग अलग पार्ट में एनालाइज कर देंगे। पहले क्या करेंगे? पहले हम लोग एक पॉइंट चूज करेंगे, उसको हम लोग अपना रेफरेंस मानेंगे, ठीक है। अब देखो कि वो रेफरेंस पॉइंट जो जिसको आपने चूज किया है वो किस प्रकार से आगे बढ़ रहा है। ट्रांसलेशन मोशन हमको इसका देखना है। जो भी हम लोग रेफरेंस चूज करते हैं हमको उसका सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशनल वेलोसिटी देखना है, दूसरा कुछ नहीं। और दूसरा जो हमको देखना है कि आपके जो अदर पॉइंट्स हैं, ठीक है, इस पूरे रिजिड बॉडी का जो अदर पॉइंट है उस रेफरेंस पार्ट के या फिर उस रेफरेंस पॉइंट के चारों ओर किस प्रकार से मूव कर रहा है, उस दोनों को जोड़ दो। जब उस दोनों को जोड़िएगा तो आपका जो है रिजिड बॉडी का मोशन यहाँ से मिल जाएगा। अब सवाल ये है कि रेफरेंस बनाए किसको, ठीक है, रेफरेंस जो हम लोग किसको बनाए। तो यदि हमने ए को रेफरेंस बनाया तो V की वेलोसिटी कुछ अलग आएगी, दूसरा रेफरेंस बनाया तो उसके अराउंड जो है B की वेलोसिटी कुछ अलग आएगी, कुछ और पॉइंट को आपने रेफरेंस बनाया तो उसके अराउंड जो है B की वेलोसिटी कुछ अलग आएगी। तो हमें कुछ यूनिक रेफरेंस पॉइंट चाहिए, और वो यूनिक रेफरेंस पॉइंट होता है पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास। तो यदि हम लोग इस VA को, ये देखिए जो हमारा वेलोसिटी ऑफ A है, जो हमारा रेफरेंस पॉइंट है,
इसको हम लोग माने सेंटर ऑफ मास का पॉइंट, तब देखिए जो हमारा जो रिलेशन निकलता है वेलोसिटी का वो क्या हो जाता है, वो देखिए हो जाता है वेलोसिटी ऑफ एनी पॉइंट, वेलोसिटी ऑफ एनी पॉइंट इक्वल टू, ए को हमने देखिए सेंटर ऑफ मास माना, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास और प्लस ओमेगा क्रॉस पोजीशन वेक्टर पॉइंट P विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। यहां पे आकर के हमारा जो काइनेमेटिक्स है वो लगभग यहां पे आके देखिए समाप्त हो, ठीक है। रिजिड बॉडी के किसी भी पॉइंट का जो वेलोसिटी होता है वो सेंटर उस सिस्टम के या फिर उस बॉडी के जो सेंटर ऑफ मास है उसका ट्रांसलेशनल वेलोसिटी और प्लस में जो भी आपने पॉइंट को चूज किया है उस पॉइंट का ये देखिए रोटेशनल वेलोसिटी, ठीक है, उस सेंटर ऑफ मास के अराउंड, उस दोनों को जोड़ देंगे तब हमको जो है इस पॉइंट P का वेलोसिटी मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखो कुछ केस है, यदि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 हो जाए, मतलब हमारा जो सिस्टम है उसका सेंटर ऑफ मास का कोई मोशन ही ना हो, ट्रांसलेशन मोशन ना हो, तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा, यदि हमारा सेंटर ऑफ मास 0 हो जाए तो पॉइंट P का जो वेलोसिटी है वो देखिए वेक्टर ओमेगा क्रॉस वेक्टर r, मतलब जो पॉइंट P है ना वो केवल रोटेशन करेगा, केवल रोटेशन करेगा किसके अराउंड, सेंटर ऑफ मास के अराउंड। इसको हम लोग कहते हैं प्योर रोटेशनल मोशन। यदि सेंटर ऑफ मास हमारा देखिए पेन है, इस पेन का देखो सेंटर ऑफ मास आएगा डायरेक्टली बीच में, ठीक है, बीच में आएगा, यहाँ पे बाइसिमेट्री में हमें बता रहे हैं, हमने पूरा सेंटर ऑफ मास पढ़ चुका है, आप लोग जाके उसका वीडियो देख सकते हैं। यदि इसका सेंटर ऑफ मास देखो बीच में है, ठीक है, और ये सेंटर ऑफ मास में देखो कोई ट्रांसलेशन मोशन है ही नहीं, तो ये जो पार्टिकल है वो कैसे मूव करेगा, तो देखो सेंटर ऑफ मास को इस लाइन से जब हम लोग मिलाते हैं तो देखो एक स्ट्रेट लाइन आएगा और इसकी वेलोसिटी देखो हमेशा परपेंडिकुलर होगा, तो क्या करेगा ये हमेशा परपेंडिकुलर चलने के लिए देखिए इस सेंटर ऑफ मास के अराउंड जो है चारों ओर देखिए इस प्रकार से रोटेट करेगा, ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं प्योर रोटेशनल मोशन। अब हम लोग बात करते हैं इस ओमेगा का, क्या ओमेगा सबके लिए सेम रहेगा या फिर ओमेगा जो है डिफरेंट निकलेगा। जैसे देखिए हम लोग यहाँ पे फिर से वही 3D सिस्टम लेने वाले हैं, हमारे पास फिर से देखो वही 3D सिस्टम है, इसमें मान लेते हैं ये है हमारा सेंटर ऑफ मास, ठीक है, ये हमारा सेंटर ऑफ मास है, इसको हम लोग मान लेते हैं C। अब इसमें कोई भी दो पॉइंट लीजिए, मान लेते हैं हमारा एक पॉइंट है A और दूसरा पॉइंट मान लेते हैं B, ये देखो A और B, सेंटर ऑफ मास से जो B का पोजीशन वेक्टर है इसको हम लोग मान लेते हैं R2, और A का जो पोजीशन वेक्टर है इसको हम लोग मान लेते हैं R1। तो देखो हम लोग जो है A की वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं, देखिए हम लोग वेलोसिटी ऑफ A बराबर लिख सकते हैं, देखिए वेलोसिटी ऑफ वेक्टर A बराबर लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, और प्लस में लिख सकते हैं मान लो इसका कुछ अलग ओमेगा है, ठीक है, ये जो रोटेट कर रहा है सेंटर ऑफ मास के चारों ओर इस प्रकार से, ये कुछ अलग ओमेगा से घूम रहा है, मान लेते हैं ओमेगा 1 है, और B जो रोटेट कर रहा है ये कुछ अलग ओमेगा से कर रहा है, इसको मान लेते हैं ओमेगा 2, ठीक है, अलग अलग ओमेगा से जो है ये सेंटर ऑफ मास के चारों ओर रोटेट कर रहा है, तो इसको मान लेते हैं वेक्टर ओमेगा 1 और क्रॉस में पोजीशन ऑफ, देखिए A का जो पोजीशन है सेंटर ऑफ मास से वो कितना है R1, ये देखो A का हमने वेलोसिटी लिख दिया, उसी प्रकार से देखिए B का वेलोसिटी लिखते हैं, तो देखो वेलोसिटी ऑफ वेक्टर V को देखिए हम लोग इसी प्रकार से लिखते हैं सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, इसमें जोड़ दीजिए कि B जो है इसके अराउंड किस प्रकार से मूव कर रहा है, रोटेट कर रहा है, तो ओमेगा 2 अक्रॉस में देखिए क्या हो जाएगा R। B का जो पोजीशन है इस सेंटर ऑफ मास से वो कितना है R। अब सवाल ये है
कि ये जो ओमेगा 1 है और ये जो ओमेगा 2 है वो दोनों सेम है या फिर डिफरेंट। तो देखिए, तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ए और बी के बीच का जो पोजीशन वेक्टर है, देखो ए और बी के बीच का जो पोजीशन वेक्टर है इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू देखिए हो जाएगा R2 माइनस R1। और यदि बॉडी रिजिड है, ठीक है, यदि बॉडी रिजिड है तो इसका मतलब ये होना चाहिए कि वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1 डॉट प्रोडक्ट वेलोसिटी ऑफ VB माइनस वेलोसिटी ऑफ VB, ये जो होना चाहिए 0 के बराबर। यदि हमारा ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है रिजिड है तो A और B यानी कि R2 माइनस R1 इस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है R2 माइनस R1 पोजीशन वेक्टर, इसका देखिए यदि हम लोग डॉट प्रोडक्ट करें इस दोनों के बीच के रिलेटिव मोशन से तो इसका वैल्यू आना चाहिए 0 के बराबर, जो कि हमने अभी भी तो पूरा का पूरा डिराइव किया। तो यदि हम लोग देखिए यहाँ से VB माइनस VA निकालें, देखिए VB माइनस VA, देखिए यदि हम लोग यहाँ से निकालते हैं तो क्या आता है, आता है देखो BC खत्म हो जाएगा, बचेगा हमारा देखो ये ओमेगा 2 क्रॉस R2 और माइनस ओमेगा 1 और क्रॉस में देखो क्या आ गया R1, ये देखिए आ गया। और हम लोग इस VB माइनस VA का जो वैल्यू आया है उसको देखिए पुट करते हैं यहाँ पे, तो देखो क्या आएगा, यहाँ से आ जाएगा देखिए R2 माइनस R1 और यहाँ पे देखिए डॉट ओमेगा 2 क्रॉस R2 माइनस ओमेगा 1 क्रॉस R1 बराबर 0। क्या ये डॉट प्रोडक्ट जो है, एक वेक्टर A इधर है और एक वेक्टर देखिए इधर की ओर है, क्या ये डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर हो सकता है? हम लोग कंफर्म नहीं कर सकते, ठीक है, हम लोग जो है कंफर्म नहीं कर सकते क्योंकि ओमेगा जो है देखो परपेंडिकुलर आता है, ठीक है, R1 R2 देखो एक ही लाइन में, तो हम लोग ऐसे निकालना पड़ेगा, ठीक है, R2 को पहले इसके साथ करेंगे, फिर R2 को इसके साथ करेंगे, फिर देखिए R1 को इसके साथ करेंगे, फिर R1 को इसके साथ करेंगे, तो हम लोग को पूरा का पूरा देखिए यहाँ से डॉट प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। चलिए निकाल के देखते हैं क्या आता है। तो इसको देखिए हम लोग तोड़ते हैं, तोड़ेंगे तो देखो क्या आ जाएगा, देखो तोड़ेंगे तो हो जाएगा, पहले R2 को इससे करेंगे तो वेक्टर R2 डॉट वेक्टर ओमेगा 2 क्रॉस R2 माइनस ओमेगा 1 क्रॉस R1, ये हो गया। R1 R2 से हमने कर लिया, फिर माइनस, अब इस वेक्टर R1 से करके देखते हैं, तो वेक्टर R1 इंटू वेक्टर ओमेगा 2 क्रॉस R2 माइनस ओमेगा 1 क्रॉस वेक्टर R1 बराबर क्या आ गया 0। तो ये देखिए हमने इस इक्वेशन को इतना में तोड़ लिया। आगे फिर से देखिए इसको सोल्व करते हैं, फिर तोड़ते हैं, तो देखो क्या आता है, ये आएगा देखो वेक्टर R2 डॉट ओमेगा 2 क्रॉस R2 माइनस वेक्टर R2 इंटू ओमेगा 1 क्रॉस वेक्टर R1, ये देखिए हमारा एक पार्ट हो गया, फिर माइनस वेक्टर R1 डॉट में ओमेगा 2 क्रॉस R2 और फिर माइनस R1 डॉट ओमेगा 1 क्रॉस R1 बराबर आ गया क्या 0। अब ये इतनी बड़ी इक्वेशन है, इतना बड़ा इक्वेशन को हम लोग करना पड़ेगा सोल्व। तो यहाँ पे हम लोग लगाते हैं, एक देखो एक डॉट प्रोडक्ट है, एक क्रॉस प्रोडक्ट है, तो देखो वेक्टर A डॉट वेक्टर B क्रॉस वेक्टर C, इसका फॉर्मूला होता है वेक्टर B डॉट वेक्टर C क्रॉस वेक्टर A, ये देखिए ये होता है इसका फॉर्मूला। A डॉट B क्रॉस C को हम लोग लिखते हैं B डॉट C क्रॉस A, ठीक है, तो इसी का हम लोग यूज करेंगे और इसको देखिए हम लोग सोल्व करते हैं। देखिए सोल्व करने पे क्या आता है, तो यदि हम लोग सोल्व करते हैं तो सोल्व करने पे जो रिजल्ट आता है वो देखिए क्या आता है, वो आता है देखो B डॉट C क्रॉस A, तो यहाँ पे हमारा B क्या है देखिए ओमेगा 2
ओमेगा 2 डॉट सी क्रॉस ए, सी हमारा क्या है R2 और क्रॉस R, ये हो गया। फिर माइनस, फिर देखिए B ओमेगा 1 डॉट सी क्रॉस ए, सी मतलब R1 क्रॉस R2, R1 क्रॉस R2, फिर देखिए माइनस, ये हमारा एक पार्ट हो गया कंप्लीट, माइनस। फिर देखो इसमें B डॉट यानी कि ओमेगा 2 इंटू सी डॉट ए, R2 माइनस R2 क्रॉस डॉट R2 क्रॉस R1, ठीक, माइनस माइनस दे दिए। अब देखो फिर से B डॉट यानी कि ओमेगा 1 डॉट और सी क्रॉस यानी कि R1 क्रॉस R1 क्रॉस, इतना बराबर हो गया 0। अब क्रॉस प्रोडक्ट में यदि हम लोग सेम, ठीक है, देखो यहाँ पे R1 R2 दोनों का डायरेक्शन भी सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो क्रॉस प्रोडक्ट में यदि हम लोग को दो सेम वेक्टर मिलता है तो उसका जो है वैल्यू हो जाता है 0। मतलब ये पूरा का पूरा टर्म हो गया 0। और फिर देखिए R2 क्रॉस R1, ये जो है पूरा का पूरा टर्म हमारा क्या हो गया 0। तो हमको देखिए यहाँ से क्या बचता है, सिर्फ यहाँ से केवल हमारे पास बचता है माइनस ओमेगा 1 वेक्टर इंटू वेक्टर R1 क्रॉस वेक्टर R2 और माइनस यहाँ से देखिए हमारे पास क्या बचता है, यहाँ से बचता है ओमेगा 2 वेक्टर और इनटू में बचता है R2 वेक्टर और क्रॉस में बचता है R1 वेक्टर, बराबर क्या हो गया 0। अब देखिए यहाँ पे R1 क्रॉस R2 है और यहाँ पे देखो क्या चीज है R2 क्रॉस R1। तो एक रिजल्ट है क्रॉस प्रोडक्ट का, वेक्टर A क्रॉस B बराबर होता है निगेटिव ऑफ वेक्टर B क्रॉस। उसी प्रकार देखो यहाँ पे हमारा लिखा हुआ है वेक्टर R1 क्रॉस वेक्टर R2, तो इसको बराबर में लिख सकते हैं निगेटिव ऑफ वेक्टर R2 क्रॉस R। तो R1 क्रॉस R2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, निगेटिव ऑफ R2 क्रॉस R। तो चलिए हम प्रूव करते हैं, देखते हैं क्या आता है। ओमेगा 1 वेक्टर इनटू नेगेटिव ऑफ R2 क्रॉस R2 क्रॉस R माइनस ओमेगा 2 इंटू ये तो है ही R2 क्रॉस R बराबर 0। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा देखो ओमेगा 1 इंटू R2 क्रॉस R1 और माइनस ओमेगा 2 इंटू R2 क्रॉस R बराबर 0। देखिए R2 क्रॉस R1 यहाँ भी, R2 क्रॉस R1 यहाँ भी, और डॉट प्रोडक्ट देखिए सब जगह चलता आ रहा, सब जगह जो है ये देखो डॉट प्रोडक्ट चलता आ रहा है हर जगह। मतलब ये भी स्केलर, ये वेक्टर है, ठीक है, लेकिन ये जो है पूरा पूरा रिजल्ट हमारा स्केलर हो जाएगा, ये भी स्केलर हो जाएगा। इसका सिंपल सा मतलब है हम लोग यहाँ पे स्केलर जो हम लोग का जो नॉर्मल मैथमेटिक्स है उसका यूज कर सकते हैं। R2 क्रॉस R1 यहाँ भी, R2 क्रॉस R1 यहाँ भी, इसको हम लोग निकाल लेते हैं कॉमन। तो देखिए कॉमन निकाल लेते हैं क्या बचता है R2 क्रॉस कॉमन निकालते तो यहाँ से देखो क्या बचता है ओमेगा 1 और माइनस ओमेगा 2 बराबर हो गया 0। अब देखो ये जो रिजल्ट है R1 क्रॉस R2 और ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2, ये क्या होगा? ये जो रिजल्ट है 0 तभी हो सकता है जब या तो ये 0 हो, मतलब R2 क्रॉस R1 0 हो, या तो ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 0 हो, या तो दोनों का दोनों 0 हो। लेकिन सबसे दिलचस्प बात ये है कि वेक्टर R2 क्रॉस R1 कभी 0 हो ही नहीं सकता यदि नन कॉलिनियर है। ये कॉलिनियर नहीं है, ये हमारा पॉइंट A है, ये हमारा पॉइंट B है, R1 डायरेक्शन देखो इस तरफ, R2 डायरेक्शन देखो इस तरफ, तो ये कॉलिनियर नहीं है, ठीक है, एक लाइन पे नहीं है। जब एक लाइन पे नहीं है तो R2 क्रॉस R1 कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता। इसका मतलब यदि ये रिजल्ट ट्रू है, सत्य है, तो ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 को 0 के बराबर होना चाहिए। और इस केस में जो ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 है, इसको 0 के बराबर करते हैं तो रिजल्ट मिलता है ओमेगा 1 बराबर ओमेगा 2, यानी कि
जिस ओमेगा से ए सेंटर ऑफ मास की चारों ओर रोटेट करेगा उतना ही ओमेगा से बी भी जो है सेंटर ऑफ मास के चारों ओर क्या करेगा, रोटेट करेगा। तो हमने आज टोटल 3 पॉइंट सीखा। सबसे पहला पॉइंट क्या सीखा, रिजिड बॉडी में किसी भी दो पार्टिकल का जो रिलेटिव पोजीशन होता है, ठीक है, या फिर दो पार्टिकल या फिर दो पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है आर बी माइनस आर ए, वो हमेशा किसके बराबर होता है, वो कांस्टेंट होता है, ठीक है, वो कभी बदलता नहीं। सेकेंड नंबर हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि यदि बॉडी हमारा रिजिड है, ठीक है, बॉडी हमारा यदि रिजिड है तो किसी भी एक पार्टिकल का, एक पॉइंट का किसी दूसरे पॉइंट के रिलेटिव में जो मोशन होगा वो हमेशा दोनों को मिलाने वाले लाइन के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, हमेशा हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। थर्ड पॉइंट हमने क्या सीखा, ठीक है, थर्ड पॉइंट हमने क्या सीखा कि हम लोग किसी भी रिजिड बॉडी के मोशन को दो अलग अलग पार्ट्स में तोड़कर उसको जोड़ सकते हैं। सबसे पहले आप एक रेफरेंस पॉइंट चूज कीजिए, और रेफरेंस पॉइंट यदि हम लोग सेंटर ऑफ मास को चुनते हैं तो काफी हमारा क्या हो जाता है, क्वेश्चन आसान हो जाता है। तो सेंटर ऑफ मास का आप लीजिए क्या, ट्रांसलेशनल वेलोसिटी, और उसमें फिर ऐड कीजिए कि जो आपका दूसरा पॉइंट है उस सेंटर ऑफ मास के चारों ओर किस प्रकार से रोटेट कर रहा है, मतलब ओमेगा क्रॉस आर ऑफ पॉइंट पी रिस्पेक्ट टू सी वेलोसिटी। ये हमने तीसरा पॉइंट सीखा। चौथा पॉइंट हमने क्या सीखा कि पूरे बॉडी के लिए ओमेगा का जो वैल्यू है वो हमेशा एक समान है। तो इस प्रकार हमने आज रिजिड बॉडी का जो बेस होता है उस बेस को हमने देखा। तो कल हम लोग इस पे आधारित कुछ अच्छे अच्छे सवाल देखेंगे, फिर अपने टॉपिक को हम लोग